नमस्कार सारे दर्शक मित्रों। मैं ध्रुव जानी आप सबका ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर विशेष श्रृंखला के तहत एक और हमें कानून देखना है। आज का जो उपाख्यान है वो 80वां उपाख्यान रहेगा। पूर्व के जो उपाख्यान है उन उपाख्यानों में प्रति उपाख्यान में एक कानून के ऊपर चर्चा हुई है। यह चर्चा संधि सेवा की तैयारी के लिए एवं एक सामान्य समझ को बनाने के लिए ज़रूरी है, एवं जो कानून का कार्यान्वयन होता है, उनका जो अमलीकरण होता है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्लस जैसा आपको मालूम है कि यह पुस्तिका जिसके ऊपर हमारी यह विशेष श्रृंखला आधारित है, जिसके तहत आज भाग 10वां चल रहा है। कुल भाग 12 यानी कि कुल 12 विभागों में या 12 भागों में यह पूरी पुस्तिका बटी है, विभाजित है, जिसके तहत हमने 9 भागों को परिपूर्ण कर लिया है। मैं अनुरोध करूँगा कि अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप आज ही देखिए, वो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होंगे। साथ ही एक मेंस का एक जो दृष्टिकोण है वो बनाने में आपको बहुत ही उपयोगी रहेंगे, एवं आपके इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। साथ ही यह जीएस पेपर 3 के साथ संबंधी है। यह जो कानून आपको दृश्यमान है, पेटेंट्स एक्ट 1970, देखिए यह जो 10वां भाग है इस पुस्तिका का, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत या उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके तहत संबंधी है, जिसके तहत हमने कॉपीराइट्स देखा, आज पेटेंट देखना है, फिर आगे जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है वो कानून हमें देखना है। ठीक है, ट्रेडमार्क्स एक्ट है जो है आगे के उपाख्यानों में आने वाला है। तो ऐसे कानून जिनके तहत हमें कुछ राइट्स मिलते हैं, जो कुछ चीज़ें बनाने वाले होते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो इन्वेंटर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो ऐसे यह कानून है जो जीएस पेपर 3 के साथ संबंधी है। प्लस यह आज़ादी का हमारा 75वां वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव का वर्ष है। तो यह श्रृंखला पूरी की पूरी जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण कानूनों को अध्ययन के लिए समर्पित है, महत्वपूर्ण कानूनों के अध्ययन को समर्पित है, वो यहाँ हम इस अमृत महोत्सव को समर्पित करते हैं। अब शुरू करेंगे हमारी मूल बात। सेम मोडस ऑपरेंडी से जाना है, बैकग्राउंड देखेंगे। सबसे प्रथम तो हम इसका परिचय लेंगे यानी कि इंट्रोडक्शन, फिर बैकग्राउंड पे आएंगे। बैकग्राउंड के बाद हमें यहाँ जो है इसका ऑब्जेक्टिव देखना है, जो प्राथमिक या आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कह सकते हो, प्राथमिक उद्देश्य कह सकते हो, उसको देखते चलेंगे। फिर इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस है, जिसे मुख्य प्रावधान हम कहते हैं, प्रमुख प्रावधान कहते हैं, उनको देखना है। अंततः इसकी आलोचना एवं इसके महत्व को भी समझना है, और इसमें इस कानून में अगर कोई संशोधन किए गए हैं, कोई अमेंडमेंट्स है, तो हम उसको भी देखते चलेंगे। कुल मिलाकर होलिस्टिक अप्रोच से यह कानून को देखेंगे। कानून कैसे क्रियान्वयन करेगा वो भी देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे हमारी मूल बात इंट्रोडक्शन से। चीज़ों को माइंड मैप से देखेंगे ताकि यादें भी जो है तेजी से रखी जा सके, आसानी से, और समझा भी इसे आसानी से जा सके। जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है, पेटेंट्स एक्ट 1970 grants certain commercial rights for exploitation of the invention by the inventor and at the same time ensures that the public at large has access to them. Yes, यह एक ऐसा टूल है, बताया गया है कि यह एक ऐसा टूल है जो इस कानून के तहत जो है किसी भी इन्वेंटर को मिलता है कि उसके चीज़ों का, उसके आविष्कार का उपयोग करके, दुरुपयोग करके कोई अन्य आर्थिक जो है दृष्टि से कोई लाभ प्राप्त ना करे। ठीक है, तो अपने आप में ये इन्वेंटर्स के लिए है। कोई भी किस्म का नया आविष्कार होना चाहिए, इट शुड बी नोवेल इन्वेंशन। जैसे पूर्व के उपाख्यान यानी कि लेक्चर नंबर 79 में हमने देखा था कि कॉपीराइट्स के बारे में। कॉपीराइट्स जो कि किसी भी आर्टिस्ट को मिलते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए। कंटेंट क्रिएशन जिसमें म्यूजिक कंपोजर है, मूवीज है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चीज़ें जो घूमती रहती है वो चीज़ें हैं। मगर यहाँ जो पेटेंट है वो कोई भी आविष्कार के लिए होता है। जो कोई आविष्कारी होता है, जो कोई इन्वेंटर होता है, वो अपने नए आविष्कार को पेटेंट एक्ट के माध्यम से उनके पेटेंट खरीद करके उसको संरक्षित कर सकता है, उसको आरक्षित कर सकता है। तो ये उसकी जो है बात करता है, उसके बारे में बात करता है। और कहा गया है कि एट द सेम टाइम इट शुड बी अवेलेबल फॉर द पब्लिक एट लार्ज, यानी कि यह राष्ट्रहित में, प्रजाहित में होना चाहिए, और प्रजा को जो है इसके आप कह सकते हो कि इसके फायदे, इसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए। जो कोई भी नया आविष्कार है, सपोज किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी आविष्कारी चीज ढूंढी है जिससे पानी जो है वो फिल्टर होता है, जस्ट फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो उसका लाभ सारे लोगों को मिलना चाहिए, सारी प्रजा को मिलना चाहिए। एवं एट द सेम टाइम वो चीज़ है, वो मैकेनिज्म है, उसका पेटेंट वो पर्टिकुलर इन्वेंटर के पास होना चाहिए। तो इस तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पेटेंट एक्ट 1970 के द्वारा प्रस्थापित करने का
प्रयास हुआ है। एक्ट प्रोवाइड्स फॉर बोथ सब्सटेंटिव एस्पेक्ट दैट आर ग्राउंड्स फॉर द पेटेंट टर्म ऑफ द पेटेंट एज वेल एज प्रोसीजरल नॉर्म्स लाइक द मेथड ऑफ फाइलिंग, इन्फ्रिंजमेंट सूट एक्सेट्रा। कुल मिलाकर राइट फ्रॉम ए टू जेड पेटेंट के क्षेत्र में, राइट फ्रॉम ए टू जेड पेटेंट कैसे प्राप्त करें यहाँ से इन्फ्रिंजमेंट तक, यानी कि पहली चीज से आखिरी चीज तक सारी चीजें यहाँ पेटेंट संबंधी इस कानून में चर्चित है। यानी कि यह कानून एक कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है। A patent is an exclusive rights that are granted to an inventor for a limited period in exchange for allowing the invention to come in the knowledge of the public domain. Yes, यह एक ऐसा विशेषाधिकार है जिसे विशेषाधिकार हम लोग कहते हैं। यह एक ऐसा विशेषाधिकार है जो कि अपने आप में किसी भी इन्वेंटर को, किसी भी आविष्कारी को सीमित समय मर्यादा के तहत दिया जाता है, सीमित समय मर्यादा के लिए दिया जाता है, ताकि वो चीज़ों की रक्षा भी हो सके, वो मैकेनिज्म की, वो इन्वेंशन की, और साथ में प्रजा के लिए जो है उपयोगी भी बने एट लार्ज इन जो है पब्लिक मैनर, यानी कि सार्वजनिक रूप से। अन्यथा कोई दुरुपयोग यहाँ से कर सकता है। अगर एक बार मैकेनिज्म पब्लिक डोमेन में आ गया तो कोई भी उस मैकेनिज्म का उपयोग करके आर्थिक जो फायदा है वो ले सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इन्वेंटर। तो यहाँ ऐसा ना हो और जो इन्वेंटर है उसके मॉनेटरी हिट जो राइट्स है या उसका इंटरेस्ट है, आप उसे आर्थिक हित कह सकते हैं, वो सुरक्षित हो और साथ ही में प्रजा का हित भी संरक्षित हो। तो ये दो मूलभूत उद्देश्यों के साथ यहाँ ये कानून कार्य करता है। एक्ट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इज इन लाइन विथ इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। संक्षिप्त में उसे हम लोग ट्रिप के नाम से जानते हैं, जो कि अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही बड़ी संधि है जिसके तहत ऐसे हितों की रक्षा होनी चाहिए। कॉपीराइट्स है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप में अलग अलग आविष्कारों को, अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स को मिलनी चाहिए। ऐसी एक यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है। तो कहा गया है कि यह कानून व्यापक तो है ही है, मगर इसे इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ जो ट्रिप्स की जो प्रमुख प्रोविजंस है, जो प्रमुख प्रावधान है, वो भी इसमें सम्मिलित है। तो अपने आप में ये इट इज़ इन लाइन with international convention, international treaties, and at the same time TRIPS is agreement of WTO, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, WTO के जो सभ्य राष्ट्र है, मेंबर नेशन, उनके बीच में यह एक प्रकार की समझौती है। ठीक है, जिनके तहत अलग अलग देश के नागरिक जो है उनके द्वारा जो किए गए संशोधन है, अलग अलग नए नए आविष्कार है, उनकी रक्षा हो, और इस तरीके से यहाँ ये लागू है। फिर उसके पश्चात देखें तो ऑल्सो प्रोविजंस लाइक कंपल्सरी लाइसेंसिंग हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट टू एंश्योर दैट बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री इंडियन सिटीजन्स आर नॉट डिप्रीव्ड ऑफ एनी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन नेसेसरी फॉर लाइफ एंड वेलबींग। यस, ये भी बात की गई है कि भाई कंपल्सरी लाइसेंसिंग भी यहाँ होना चाहिए किसी भी आविष्कारी के लिए, यानी कि उसे पेटेंट फाइल करवानी ही पड़ेगी। पेटेंट फाइल करेंगे तो उसे लाइसेंस मिलेगा, और एक बाजू लाइसेंस मिलेगा और दूसरी बाजू वो प्रजा हित के लिए होगी, या उसका सार्वजनिक उपयोग जो है वो शक्य होगा, प्रजा हित के लिए होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ ये जो डिज़ाइन किया हुआ है, और कहा गया है कि भारत जैसी जो है कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, जो कि अपना आप में अभी विकास के रास्ते पर है, हालांकि जो अन्य सभी राष्ट्र है WTO के, वे तो इस प्रतिस्पर्धा में काफ़ी आगे है, विकास की प्रतिस्पर्धा में काफ़ी आगे है। तो उनके द्वारा जो नए नए आविष्कार किए जाते हैं, नई नई चीज़ों का, नए नए मैकेनिज्म का सृजन किया जाता है, तो उनका लाभ यहाँ भारतीय प्रजा को मिले, और वो तभी मिलेगा जब कोई भी आविष्कार जो है वो एक बार पेटेंट होगा, फिर ही पब्लिक डोमेन में आएगा। अन्यथा कोई भी इन्वेंटर, कोई भी आविष्कारी पेटेंट होने से पहले अपनी चीज़ों को सार्वजनिक नहीं करेगा, और चीज़ों को सार्वजनिक नहीं करेगा तो भारत जैसे देश में वे नहीं पहुंचेंगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी यहाँ ध्यान में रखा गया है। अपने आप में भारत के लोगों के हित में है, भारत के लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो भी यहाँ जो इस पर्टिकुलर स्टेप से, इस पर्टिकुलर चीज़ से सुधर सकती है, इनफैक्ट सुधर रही है। तो ये बात भी हमें नोट लेनी होगी। तो ये यहाँ चीज़ें इंट्रोडक्शन में बताई गई है। साथ ही पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के बारे में भी हमें यहाँ एक फुटनोट के रूप में जानकारी दी गई है, जिसके तहत बताया गया है कि ये पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, विच इज शॉर्टली कॉल्ड PCT 1970, provides the unified filing procedure of patent application
टू प्रोटेक्ट इन्वेंशंस इन ईच कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। यस, तो ये एक प्रकार की एकीकृत प्रणाली जो है वो प्रदान करती है। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी 1970 की, ये हमें याद रखनी है। ये आपको मेंस में भी जो है उपयोगी हो सकती है, इनफैक्ट इंटरव्यू में भी उपयोगी हो सकती है। तो इसके तहत कहा गया है कि देयर इज अ यूनिफाइड पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर विच वुड बी फॉलोड बाय एवरी कॉन्ट्रैक्टिंग नेशन, एवरी कॉन्ट्रैक्टिंग मेंबर नेशन। तो एक यहाँ एकीकृत प्रणाली, पेटेंट किस तरीके से फाइल किया जाए उसकी एक एकीकृत प्रणाली है जिसको फॉलो करना अनिवार्य है पेटेंट प्राप्त करने के लिए। पेटेंट एप्लीकेशन अंडर पीसीटी इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन। यस, और पीसीटी के तहत, इस ट्रीटी के तहत अगर कोई भी पेटेंट की एप्लीकेशन हुई तो उसे अंतर्राष्ट्रीय जो है रिक्वेस्ट या अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट माना जाएगा। तो ये अपने आप में इसका कद है, इसकी ताकत है इस ट्रीटी की, जो हमें जो माहिती के रूप में हमें थोड़ी महत्वपूर्ण या उपयोगी हो सकती है। साथ ही अब चर्चा करें बैकग्राउंड की, इसकी पृष्ठभूमि, कैसे यह कानून जो है वो आज इस रूप में है। तो पहले तो यह इस रूप में नहीं था, ठीक है, जैसे हमने कॉपीराइट में देखा तो वैसा ही जो है कुछ सीनरियो यहाँ पेटेंट एक्ट के साथ भी था। आज दिन का जो पेटेंट एक्ट है वो पुराने या मूलभूत पेटेंट एक्ट से काफ़ी जो है डिस्टिंग्यूज है, काफ़ी डिफरेंट है, जिसको हमें यहाँ देखना है। पहला बिंदु कहता है इंडियाज फर्स्ट प्रॉपर लेजिस्लेशन रिलेटेड टू पेटेंट एक्ट वाज द इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट 1911। यस, भारत का सबसे प्रथम पेटेंट संबंधी अगर कोई कानून है भारत का तो वो 1911 का पेटेंट इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट है। ये बात की हमें नोंद लेनी है। ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, जो एक कॉलोनियल यानी कि उपनिवेशी कानून था। उपनिवेशी कानून, कॉलोनियल रूल था और ब्रिटिशरों के द्वारा ही बनाया गया था, उनके द्वारा ही इसका क्रियान्वयन किया जाता था। बट विद द टाइम द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री चेंज्ड सब्सटेंशियली। यस, बट जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक जो परिस्थिति थी उसमें भारी फेरफार आया, जिसकी बदौलत यह पूरा का पूरा जो कानून है वो आउटडेटेड हो गया या जो है असक्षम होने लगा। A need was felt to amend the existing laws to ensure that consumers get the benefit of new invention in the country as well as industries reaped benefits of its development. Yes, मगर जैसे जैसे यह फेरफार आता गया तो एक ज़रूरत उत्पन्न हुई। ये ज़रूरत यह थी कि फिलहाल जो कोई लॉ है पेटेंट संबंधी कानून में जो कार्यरत है, जो क्रियान्वयन है, उनको तो सबसे पहले अमेंड करना चाहिए और उसमें जो समय की ज़रूरत है वैसे फेरफार करना चाहिए, वैसे संशोधन या सुधार करने चाहिए ताकि उसका लाभ राष्ट्र को भी मिले, राष्ट्र की प्रजा को भी मिलता रहे। फिर उसके पश्चात therefore in 1948 the government appointed a patent inquiry committee to review the existing patent law in the country। फिर 1948 में गवर्नमेंट के द्वारा यह एक पेटेंट इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस कमेटी ने यह पूरे इश्यू को देखा, स्टडी किया, एक ड्राफ्ट बिल भी दिया जो अपने आप में लोकसभा में इंट्रोड्यूस भी हुआ। मगर मीनवाइल लोकसभा लैप्स्ड होने के कारण यह बिल जो है वो भी लैप्स कर गया। फिर नई फ्रेश प्रोसेस शुरू हुई। फिर से गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया, उसको जो है यह काम दिया कि भाई आप देखिए, फिर से यह फ्रेशली देखिए कि पेटेंट जो इश्यू है भारत संबंधी वो क्या है और कैसे कानून की ज़रूरत है आज। कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। पहले की कमेटी की बात कर रहे हैं यहाँ 1948 की। सबमिटेड रिपोर्ट इन 1950 विच लेड टू द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ पेटेंट एक्ट इन द फॉर्म ऑफ बिल 1953। मगर मैंने आपको बताया कि लोकसभा जो है वो लैप्स कर गई, जिसकी बदौलत यह कानून भी टिक नहीं पाया। द बिल largely resembled in UK, resembled by UK Patents Act 1949 and was introduced in the Lok Sabha in 1953 itself, but bill lapsed with the dissolution of Lok Sabha। लोक सभा का जो है विघटन हो गया, समाप्ति हो गई, जिसकी बदौलत बिल की भी समाप्ति हो गई। और कहा गया है कि यह जो बिल था वो लार्जली यूके के जो पेटेंट बिल थे या उसका जो कानून था जो उसके ऊपर ही आधारित था। मोस्टली इट वाज बेस्ड ऑन द यूके पेटेंट लॉ ऑफ 1949। अगेन इन ईयर 1957 ए फ्रेश प्रोसेस टू अमेंड पेटेंट लॉ बिगिन इन इंडिया। फिर से जैसे मैंने आपको बताया 1957 में एक फ्रेश प्रक्रिया की शुरुआत हुई, यह बिल लैप्स हो जाने के बाद। Justice Sri N. Rajgopala Iyengar was appointed to review the current legislation and recommend the changes that should be incorporated।
ये नाम जो है वो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। जस्टिस श्री एन राजगोपाला अयंगर के नेतृत्व में एक नई कमेटी की रचना की गई। पहली समिति जो थी पेटेंट रिव्यू समिति, जो कि 1948 में बनी थी, जिनके द्वारा एक रिकमेंडेशन दिया गया, एक ड्राफ्ट बिल दिया गया, जो ड्राफ्ट बिल अपने आप में यूके के पेटेंट बिल 1948 के ऊपर जो है लार्जली इट वाज बेस्ड ऑन इट। मगर दुर्भाग्यवश लोकसभा का विघटन हुआ, लोकसभा समाप्त हुई, जिसकी बदौलत बिल भी समाप्त हो गया। अब नई प्रोसेस 1957 में, यानी कि लगभग 10 साल के बाद फिर से एक कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस श्री एन राजगोपाला अयंगर, उनके नेतृत्व में सरकार ने फिर से यह काम सौंपा कि भाई जो पुरानी समिति ने जो बिल रखा था, जो रिकमेंड दिया था, आप उसको देखो और उसमें अगर कोई समय अनुकूल कोई फेरफार करने की ज़रूरत है, कोई संशोधन, कोई सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप उसकी भी अनुशंसा सरकार को दो। अब देखते हैं कि यह कमेटी ने क्या किया। फाइनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी अ बिल वाज ड्राफ्ट व्हिच बिकेम पेटेंट लॉ। यस, सरकार यह कमेटी ने पुराना बिल को अपना आधार बनाया और कुछ फेरफार के साथ सरकार को अपनी अनुशंसा दी, पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की। A bill was drafted which became patent law in India। तो श्री राजगोपाला अयंगर के नेतृत्व में समिति ने जो बिल गढ़ा था वही अपने आप में आज भारत का पेटेंट लॉ है। तो प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी कमेटी के द्वारा या उस कमेटी के जिनके द्वारा पेटेंट लॉ बनाया गया, जो ड्राफ्ट किया गया, उनके अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष का नाम भी पूछा जा सकता है, पूरा जो कालक्रम है वो भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो कालक्रम का ट्रेंड है। ठीक है, कौन सी समिति के द्वारा रिपोर्ट आया गया, कितनी समितियां बनी, समिति का अध्यक्ष, इत्यादि चीजें जो है वो आए दिन पूछे जाती है। तो वैसे भी यहाँ ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी वो थोड़ी उपयोगी साबित होगी। तो इस प्रकार यह जो पूरा बिल है वो अपने आप में कानून बन गया। यहाँ एक नोंद लिखी हुई है फुटनोट के रूप में, जो कहती है कि फर्स्ट पेटेंट लॉ इन इंडिया वाज एक्ट 6 ऑफ 1856 पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एनकरेज इन्वेंशन। यस, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए प्रिलिमिनरी में, सबसे पहले भारत में पेटेंट की शुरुआत या पेटेंट स्टैट्यूट्स की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ ये बिल, या आप कह सकते हो कि लॉ 6 ऑफ एक्ट 1856, हम लोग कह सकते हैं कि इट वाज अ स्टार्टिंग, कि तब सबसे प्रथम बार पेटेंट्स का जिक्र हुआ और इसे एक कानूनी रूप मिलना शुरू हुआ। और ये एक ब्रिटिश कालीन था। ब्रिटिशरों ने भारत में इन्वेंशंस यानी कि आविष्कार को प्रमोट करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए यह सबसे प्रथम बार यह स्टैट्यूट बनाया था। यह एक प्रावधान है, मगर पूरा बिल 1911 का। तो ऐसे कंफ्यूजिंग जो है क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे प्रथम प्रावधान अगर देखें तो 1856 का, सबसे प्रथम डेडिकेटेड बिल देखें भारत में पेटेंट का तो 1911 का, और आज की अगर बात करें तो 1970 का जो पेटेंट लॉ है वो चल रहा है, जो कि जस्टिस एन राजगोपाला अयंगर की जो है नेतृत्व में समिति ने सरकार को दिया था। ठीक है, तो ये इसके बैकग्राउंड की बात है। कुछ इस तरीके से यह कानून आज इस रूप में है। अब इसके कुछ प्रमुख उद्देश्यों की बात करनी है। 3-4 बिंदुओं में इसके उद्देश्य बटे पड़े हैं, हम लोग वन बाय वन देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। सबसे प्रथम है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट ऑफ 1970 वाज टू अमेंड एंड कंसोलिडेट लॉज रिलेटिंग टू द पेटेंट्स इन इंडिया। सबसे प्रथम इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, इट वाज टू अमेंड एंड कंसोलिडेट लॉज रिलेटिंग टू पेटेंट। अलग अलग बिखरे पड़े थे, इट वाज अ स्कैटर्ड रीजन। अगर पेटेंट की बात करें, पेटेंट क्षेत्र या उपक्षेत्र की, तो इट वाज अ स्कैटर्ड रीजन। तो सबसे प्राथमिक उद्देश्य तो यह कानून का यही था कि सारे ऐसे बिखरे पड़े लॉज को पहले तो यूनिफाइड करें और उनमें अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो वो भी साथ में करें। बट द पेटेंट लॉ हैज़ had various underlying objectives which had been laid out by the Supreme Court itself in the case of Biswanath Prasad Radhaswamy versus Hindustan Metal Industry। मगर यहाँ पेटेंट लॉ में काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि अपने आप में सुधार की गुंजाइश रखते थे, और सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी बार उन्हें जो है पॉइंट आउट भी कर रही थी, मार्कआउट भी कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जिनमें एक प्रथम फेमस केस था विश्वनाथ प्रसाद राधास्वामी वर्सेस हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज का। द कोर्ट स्टेट्स दैट द सब्जेक्ट मैटर of the patent law is to encourage scientific research, innovation and
इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। यस, कोर्ट ने तब यह जो है टिप्पणी दी थी, कमेंट दी थी कि भाई पेटेंट लॉ आपकी बात सही है, मगर उसका मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए कि वह साइंटिफिक इन्वेंशंस को करेज करे, फिर रिसर्च को करेज करे, जो वैज्ञानिक संशोधन है उसे, एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, जो औद्योगिक प्रगति है उसे भी फ्यूल करे। तो ऐसे मूलभूत तत्वों के साथ भारत का पेटेंट लॉ होना चाहिए, ऐसी टिप्पणी जो है कोर्ट के द्वारा मिल चुकी थी। By granting privileges to the inventor for a limited period, a boost is given to another person as well as to invent object of commercial utility. Yes, तो यहाँ इस तरीके से इस कानून से कोई भी आविष्कारी को जो है प्रिविलेजेस देने की बात है, स्पेशल राइट्स देने की बात है, जिसकी बदौलत वो अपने आप में इंस्पायर भी फील करे और वो अपने आप में एंथुसियास्ट भी फील करे। ठीक है, कि भाई ऐसी नई आविष्कार, ऐसी नई खोजें जो है वो करती रहनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। आफ्टर द पेटेंट एंड्स द बेनिफिट ऑफ द इन्वेंशन कैन बी फुल्ली रिप्ड बाय द पब्लिक इन लार्ज। मगर एक बार अगर पेटेंट की समय मर्यादा खत्म होती है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि यह एक सीमित समय मर्यादा के लिए है, तो अगर ये समय मर्यादा खत्म हुई तो यहाँ फिर सार्वजनिक रूप से कोई भी व्यक्ति वो संशोधन का, वो आविष्कार का उपयोग कर सकता है, चाहे कोई भी तरह। ठीक है, तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अब यहाँ से हमें इसके मुख्य प्रावधान देखने हैं, प्रमुख प्रावधान देखने हैं। अलग अलग चैप्टर्स के तहत यहाँ जो है पूरा का पूरा कानून जो है वो बिखरा पड़ा है। इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनको हमें यहाँ देखना है, जिसको हमने अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया है। सबसे प्रथम इन्वेंशन की बात की गई है कि आविष्कार क्या है। सेक्शन 2 सब क्लॉज जे ऑफ द एक्ट डिफाइंस द टर्म इन्वेंशन। यस, यहाँ इस सेक्शन में, सेक्शन 2 के जे सब क्लोज में इन्वेंशन, आविष्कार की परिभाषा दी गई है। एज अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एन इन्वेंटिव स्टेप एंड इज कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यस, दो ही चीजें हैं। सबसे प्रथम न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इन्वेंटिव स्टेप, यानी कि उसमें कोई इनोवेटिव तत्व होना चाहिए, नवीन तत्व होना चाहिए, इट शुड बी नोवेल। और दूसरा, इट शुड बी इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल, यानी कि औद्योगिक रूप से इसका एप्लीकेशन हो सके। अगर ये दो चीजें हैं तो किसी भी आविष्कार को पेटेंट प्राप्त हो सकता है। द एक्ट इज वेरी क्लियर एंड हैज आल्सो प्रोवाइडेड डेफिनेशंस ऑफ 2 कीवर्ड्स अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज जे ए एंड सेक्शन 2 ए सी। जो 2 कीवर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं, इन्वेंटिव स्टेप्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, तो इन दोनों की परिभाषा भी यहाँ इस कानून ने अच्छी तरीके से कर रखी है। ठीक है, मगर यहाँ वो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं, मात्रा में मालूम होना चाहिए कि यस ऐसी कोई चीज़ है। पहले तो कोई भी जो आविष्कार है उसमें नवीनता होनी चाहिए, इनोवेटिव जो एलिमेंट होना चाहिए या नोवेल एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ अगर किसी भी नई चीज़ में है, नई मैकेनिज्म में है, नई प्रोसेस में है, तो उसे पेटेंट दिया जा सकता है, ऐसी पूरी कल्पना है। दूसरे भाग में पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर की बात की है कि कैसे सब्जेक्ट मैटर्स को पेटेंट किया जा सकता है। सेक्शन 3 of the act, most controversial of all provisions of the act, provides invention that cannot be patented. Yes, सेक्शन 3 जो कि इस कानून की सबसे विवादास्पद धारा है, जैसे यहाँ बताया गया है। और विवादास्पद क्यों है? क्योंकि इसमें ऐसी चीजों की सूची है जिनका पेटेंट नहीं किया जा सकता या नहीं करवाया जा सकता। तो ये बातें यहाँ सेक्शन 3 में निहित है। Thus, the Indian Patent Act provides for subject matters upon which patent cannot be claimed by any inventor. तो यहाँ इंडियन पेटेंट एक्ट के द्वारा यह सूची भी दी गई है इस कानून में। इतना व्यापक है यह कानून कि यह सूची भी दी गई है कि जिसके संशोधन, जिसकी खोज, जिसके आविष्कार के लिए कोई व्यक्ति के द्वारा पेटेंट एप्लीकेशन फाइल या पेटेंट क्लेम नहीं किया जा सकता। और इसीलिए धारा 3 जो है वो सबसे विवादास्पद धारा है इस पूरे कानून की। Like patents cannot be granted on the formulation of an abstract theory, method of agriculture, scheme or rule of performing a mental act or game, etc. तो ये कुछ इसमें से एग्जाम्पल है जिसके तहत पेटेंट जो है जिनके ऊपर फाइल नहीं करवाया जा सकता। सेक्शन D of the provision is the most important one as it brings Indian patent law in line with the international requirement. Yes, इसी भाग की जो सेक्शन डी है, सब सेक्शन है सेक्शन 3 की, उसका तहत कहा गया है कि
जो पेटेंट लॉ भारत का है वो अपने आप में पूरे अंतर्राष्ट्रीय लॉ के साथ बहुत ही जो है आप कह सकते हो कि बहुत ही हार्मोनियस है, यानी कि इट इज इन लाइन विद द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल कन्वेंशंस. It states that a mere enhancement of the substance or a mere use of a non-process machine or apparatus unless this new result in a new product or at least one new reactant. तो ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी बातें बोलती है कि किन चीज़ों को पेटेंट देना चाहिए जिनमें नवीनतम तत्व हो, जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की जा सके जिसकी, साथ ही में पूरी जो जिसका उपयोग करके, जिस नई मैकेनिज्म का उपयोग करके पूरी प्रोसेस डेवलप की जा सके, ऐसी चीज़ों को यहाँ पेटेंट मिलनी चाहिए, ऐसी इंटरनेशनल कानून में चर्चा की गई है. दिस सेक्शन has been considered as the game changer in the pharmaceutical industry because a new lot of medicine cannot be patented just because they are being manufactured by some other process. Yes, तो ये बात की गई है कि भाई आप कोई भी चीजों का उत्पादन करें, भले रास्ते अलग हो, मेथड जो है वो अलग हो, प्रोसेस अलग हो, मगर जो फाइनल प्रोडक्ट है अगर वो सेम रहती है तो उसमें अलग पेटेंट की गुंजाइश नहीं की जा सकती. वो पेटेंट एक ही रहेंगे, प्रोसेसेस अलग अलग है, मगर जो आविष्कार है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम ही है. तो ये डिफ्रेंशिएट यहाँ यह कानून में किया. और इसी की बदौलत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, जो यहाँ बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, तो कहा गया है कि भले ही एक दवाई हो, दो अलग अलग रास्तों से बनती हो. सपोज आप समझ लीजिए दवाई एक्स है, वो एक ए रास्ते से भी बनती है, एक बी रास्ते से भी बनती है, ठीक है. तो यहाँ ऐसी चीजों को अलग अलग पेटेंट नहीं मिल सकता. या तो ए के लिए पेटेंट रजिस्टर हो सकता है या तो बी प्रोसेस के लिए हो सकता है. दोनों के लिए पेटेंट रजिस्टर करवाना असंभव है. ये चर्चा यहाँ इस कानून ने करी है. Because they are manufactured by some other process जो हमने देखा. Then after also this is the section where process patents for the same product have been removed from the patentable subject matter in India from 2005 to come in line with the TRIPS agreement. Yes, TRIPS agreement में लिखा था और इसीलिए हमने यह जो पेटेंट फॉर सेम प्रोडक्ट्स है where only process change वो हमने खारिज कर दिया, इस कानून से निकाल दिया वर्ष 2005 में, ताकि जो WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड एस्पेक्ट रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, हम उसके साथ हार्मोनियस जो है एक संबंध या रिलेशन बना सके. फिर तीसरा जो है बिंदु इस महत्वपूर्ण कानून का, वो कहता है कि एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट. एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट कैन बी सेंट बाय एनी पर्सन हु क्लेम्स टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ ए सब्सटेंस और हिज असाइनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव. यस, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो पेटेंट की एप्लीकेशन है वो की जा सकती है. अगर वो व्यक्ति अपनी शोध को नवीनतम मानता हो तो वो व्यक्ति अपना आप एप्लीकेशन कर सकता है, या उसका कोई नॉमिनी कर सकता है, या तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है. उसमें कोई पाबंदी नहीं है. द पेटेंट एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड एट पेटेंट ऑफिस इन इंडिया. यस, भारत में जो पेटेंट कचहरी है जहां इसका पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उनको किसी भी व्यक्ति को रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन करना होगा. यह ऑफिस की स्थापना का प्रावधान भी आज के यह कानून में ही निहित है. यही कानून बताता है कि भाई भारत में एक पेटेंट ऑफिस होगी जो कि अपने आप में प्रोसीजर को जो है कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी, सुपरवाइज करेगी एवं एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेगी, इन्फ्रिंजमेंट जो इश्यूज है वो भी देखेगी. वो सारी चीज़ें यहाँ पेटेंट ऑफिस के द्वारा ही जो है की जाती है. फिर द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर इंटरनेशनल फाइलिंग एज पर द पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी. इस कानून में जो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय रूप से पंजीकरण करवाना चाहते हो अकॉर्डिंग टू पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी 1970, तो उसके लिए भी प्रावधान है, उसकी भी प्रोसीजर की चर्चा यहाँ यह कानून ने करी है. द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विथ स्पेसिफिकेशन ऑफ इन्वेंशन अदर देन इंटरनेशनल एप्लीकेशन. द स्पेसिफिकेशन कैन बी प्रोविजनल और कंप्लीट. यस, तो यहाँ आपको पूरी की पूरी माहिती आपके आविष्कार के बारे में बतानी होगी आपकी एप्लीकेशन के साथ ही. बट a complete specification is required to be filled within 12 months of filing for the patent application. जब आप अप्लाई कर रहे हो पेटेंट के लिए तब आप स्पेसिफाई जो है ना करो तो भी चलेगा, स्पेसिफिकेशंस आप थोड़े बहुत दो तो भी चलेगा, मगर कहा गया है कि आफ्टर फाइलिंग योर एप्लीकेशन विदिन 12 मंथ्स यानी कि 12 महीने के भीतर आपको पूरी की पूरी जो स्पेसिफिकेशन है आपकी प्रोडक्ट की, आपकी मैकेनिज्म या आपकी प्रोसेस की, वो आपको पेटेंट ऑफिस के साथ शेयर करनी होगी, उनको देनी होगी. Section 10 of the Act provides
for the content of the specification that are to be required to be filled within 12 months of the filing of the patent application. Yes, ये सारी चीजें कौन सी चीजें देनी है, कौन सी चीजें सार्वजनिक करनी है पेटेंट ऑफिस के साथ, स्पेसिफिकेशंस कौन सा देने हैं, वो इस कानून की धारा 10 बताती है जो यहाँ लिखित है. Section 10 of the Act also provides for the content of the specification that are to be required to be filed at patent office. Then Section 11 of the Act deals with the priority date of the complete specification. Priority date is essential as it decides the date from which the patent office shall consider public knowledge anticipation of the invention. Yes, तो यहाँ कुछ procedural माहितियाँ उसके पश्चात की धारा यानी कि धारा 11 में लिखित है. The Act and the rules appended provide in detailed procedure for filing and examination of the application. और कहा गया है कि अन्य जो डिटेल्ड जो माहिती है रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ द पेटेंट वो आपको सारी की सारी चीजें रूल्स के द्वारा मालूम होती रहेगी. अगर सरकार कोई नीति नियम में फेरफार चाहे तो वो नया रूल नोटिफाई कर सकती है, आप वहां से प्रोसीजर ले सकते हो, ऐसा यह कानून बताता है. अब चौथा बिंदु है जिसके तहत एंटीसिपेशन की बात की गई है. एंटीसिपेशन में कहा गया है कि कैसी चीजों को, कैसे मैकेनिज्म को यहाँ पेटेंट मिल सकता है. तो एक तो सबसे प्रमुख एलिमेंट है वो है नवीनता या इनोवेटिव आइडिया, या आप कह सकते हो कि नोवेल आइडिया. कोई भी आविष्कार में, कोई भी प्रोसेस में नवीनतम आइडिया होना आवश्यक है. अगर इनोवेटिव आइडिया नहीं होगा तो उनको पेटेंट नहीं मिल सकती, उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को पेटेंट नहीं दी जा सकती. देखिए कैसे है. एंटिसिपेशन रिफर्स टू द प्रायर नॉलेज ऑफ द इन्वेंशन, और इन अदर वर्ड्स दैट इन्वेंशन लैक्स नोवेल्टी. एनी इन्वेंशन लैकिंग नोवेल्टी यानी कि नवीनता cannot claim a patent over it. Chapter 6 of the Act deals with anticipation. जो छठा अध्याय है इस कानून का वो एंटीसिपेशन के साथ डील करता है, उसको समझाता है. The chapter provides for circumstances when any invention would not be considered as anticipated by the controller of the patent, as the complete specification of the invention is published without the consent of a true inventor, or where it is communicated to the government for investigation or anything else. Yes, तो यहाँ ये एक और भी बात है. एक तो नवीनतम तत्व ना हो तो उन्हें पेटेंट नहीं मिल सकता, प्लस कोई जो है चीज किसी और व्यक्ति की है, किसी और व्यक्ति का आविष्कार है और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर पेटेंट का एप्लीकेशन जो है दिया गया है, पेटेंट फाइल करवाने का या पेटेंट प्राप्त करवाने का, तो ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वाजिब नहीं है, उन्हें भी पेटेंट नहीं मिल सकता क्योंकि जो ट्रू इन्वेंटर है वो कोई और है, तो ऐसे केस में भी नहीं मिल सकता. फिर anticipation is often referred to as a prior art, which means something present in the knowledge of the public domain and therefore invention becomes obvious and the patent cannot be claimed over it. Yes, anticipation में एक और भी चीज है प्रायर आर्ट करके. ठीक है, प्रायर आर्ट एक ऐसी चीज है जिसका जो है सरल अर्थ ये है कि ऐसी कोई माहिती जो कि पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, उन माहिती का उपयोग करके आसानी से कोई अन्य चीजों का आविष्कार किया जाता है. तो ऐसी चीजों के ऊपर भी पेटेंट रजिस्टर नहीं किया जा सकता, वो भी एंटीसिपेशन की ही एक बात है, उसके ऊपर भी नहीं हो सकता. तो कुल मिलाकर एक तो लैकिंग नोवेल्टी इन इन्वेंशन विच डिनाइज पेटेंट, फिर जो है किसी भी अन्य आविष्कारी व्यक्ति के आविष्कार को अपना बताना और पेटेंट प्राप्त करने की कोशिश करना, उसमें भी पेटेंट डिनाई है. और तीसरा, इन द केस ऑफ प्रायर आर्ट, की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी माहिती जो पब्लिक डोमेन में है और आसानी से उसके ऊपर इन्वेंशन हो सकती है, व्हेन इन्वेंशन इज अ बट ऑब्वियस प्रोसेस, तो ऐसे में भी यहाँ पेटेंट जो है वो डिनाई किए जा सकते हैं. तो ये बात रही अध्याय 6 के एंटीसिपेशन की. अब यहाँ 5वें भाग में हमें ग्रांट ऑफ पेटेंट देखना है कि किस तरीके से पेटेंट जो है वो दिया जाता है. पेटेंट इज ग्रांटेड टू एन एप्लीकेंट एज पर सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट. यस, सेक्शन 43 ग्रांट की बात करता है. whose application is in proper order, has not been refused by the controller and is not in contravention with any provision of the act. Yes, तो पहले तो उनकी एप्लीकेशन जो है वो निर्धारित जो पूरा का पूरा फर्मा है, जो ब्लूप्रिंट है उसके तहत है, यानी कि बहुत ही अच्छी है, प्लस कंट्रोलर के द्वारा उसे डिनाई नहीं किया गया. कंट्रोलर तभी डिनाई करेगा जब किसी 3 चीज़ों की हमने जो चर्चा की उसमें से कोई एक फुलफिल हो रहा है, या तो लैक ऑफ नोवेल्टी है, या तो किसी
कोई और इन्वर्टर की जो है चीज़ों को आप पेटेंट करवाना चाहते हैं या प्रायर आर्ट है, अगर ऐसी चीज़ें होगी तो कंट्रोलर उसे डिनाई करेगा। कंट्रोलर डिनाई नहीं कर रहा है जिसका मतलब है कि इट इज़ जो है वेरी नोवेल इन्वेंशन। और तीसरा, इस कानून के कोई भी प्रावधानों के साथ कोई जो है इसको कॉन्ट्रावेंशन ना हो, तो ऐसे केस में यहाँ पेटेंट जो है वो दी जाती है। द ग्रांटिंग ऑफ पेटेंट टू एनी इन्वेंशन शैल बी पब्लिश्ड बाय कंट्रोलर। यस, किसी भी इन्वेंशन को, किसी भी आविष्कार को पेटेंट जब ग्रांट की जाती है तो कंट्रोलर के द्वारा यह लिखित जो है रूप में सार्वजनिक किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो पेटेंट शैल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब से एप्लीकेशन दी है तब से ग्रांट जो है वो शुरू होगी। सपोज आप समझ लीजिए कि आपने 1 जनवरी 2022 को अपने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी, आपको पेटेंट मिली 1 फरवरी को, मगर फिर भी पेटेंट की जो तारीख है वो यहाँ आपके एप्लीकेशन से गिनी जाएगी। तो ये बात यहाँ हमें ध्यान में रखनी है। प्लस द पेटेंट ग्रांटेड टू एनी इन्वेंटर शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द एक्ट। A patentee has a right to exploit his invention for any commercial purpose and can prevent third parties from selling, making, marketing, etc. of the product in India. तो ये तो जो है हमने जो एक्सक्लूसिव राइट्स देखे वो उसकी बात कर रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को पेटेंट प्राप्त हो रहे हैं या हो गए हैं तो वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को रोक सकता है अपनी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग, मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि वो अब उसके पेटेंट्स जो है वो इनके पास है, ये अलाउ नहीं करेंगे। द पेटेंट ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर इज नॉट फॉर 20 years एंड इट इज ऑल्सो द सेम एज फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ जो पेटेंट के लिए जो एप्लीकेशन दी जाती है फिर बाद में पेटेंट ग्रांट होती है वो 20 वर्ष के लिए नहीं होती, और इंटरनेशनल कानून में भी यही चीज़ें जो है लागू है। मगर पहले थी, जो भारत के जो पुराने कानून थे उसमें मात्र और मात्र एक सीमित समय मर्यादा के लिए जो है पेटेंट के राइट मिलते थे। ठीक है, हमने कॉपीराइट में भी देखे थे, फिर बाद में फेरफार हुए। आज परिस्थिति ऐसी है कि कोई भी आर्टिस्ट हो उसके मृत्यु तक कॉपीराइट जो है वो बना रहता है, और पेटेंट में भी कुछ ऐसा ही है। पहले 20 वर्ष की जो है प्रावधान थे, मगर अब वो निकल गए हैं। फिर छठे भाग में पेटेंट ऑफिस की बात की गई है, इसकी रचना, इसकी स्थापना की। चैप्टर 14 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटेंट ऑफिस इन इंडिया। कंट्रोलर जनरल इन पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 विल ऑल्सो एक्ट एज अ कंट्रोलर ऑफ पेटेंट। यस, तो यहाँ एक ही मैकेनिज्म है, जो ट्रेडमार्क के लिए जो कंट्रोलर है जो नियुक्त किया जाता है वही पेटेंट के लिए कंट्रोलर के रूप में कार्य करेगा, यानी कि दोनों का चार्ज एक ही कंट्रोलर के पास रहेगा। ट्रेडमार्क का कंट्रोलर है, उसके पास पेटेंट का चार्ज रहेगा अंडर सेक्शन 3, जिसकी जो है स्थापना की जाती है। देन पेटेंट ऑफिस शैल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 74 ऑफ द एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार को यहाँ शक्ति मिली है, दायित्व है सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर सेक्शन 74 ऑफ दिस पेटेंट एक्ट 1970 कि कोई भी अफसर को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। Controller of patent has certain powers of ordinary civil court as mentioned under Code of Civil Procedure. Yes, तो इनके पास कुछ दीवानी अदालत की शक्तियां होती है ताकि जब समस्या उत्पन्न हो, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट का मामला हो, तो उसमें यह फैसला कर सके। ऑब्लिगेशंस ऑन ए पेटेंटी। यस, हमने आज तक अभी तक तो जो एक्सक्लूसिव राइट्स, जो प्रिविलेजेस मिले थे, जो विशेषाधिकार मिले थे वो देखे, मगर अब दायित्व का समय है कि कितने दायित्व कोई भी पेटेंटी के ऊपर रहते हैं, कोई भी आविष्कारी के ऊपर रहता है। सेक्शन 83 imposes certain obligation on a patentee which he is required to follow to ensure that the invention is used by the society. Yes, काफी सारा दायित्व है। सेक्शन 83 ऑफ दिस एक्ट टॉक्स अबाउट इट, और वो कहता है कि जो है समाज के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए कुछ दायित्व पेटेंटी के ऊपर भी है। तो प्रोविजन स्पेसिफाइज दैट द पेटेंट इज टू एनकरेज इन्वेंशन and to ensure that the invention is commercially exploited as much as possible. The reason behind granting protection under the act is not to grant the inventor's monopoly. Yes, यहाँ जो है पेटेंट के रूप में यह जो सुरक्षा किसी भी पेटेंटी को मिलती है, इसका मूलभूत उद्देश्य मोनोपोली क्रिएट करना नहीं है, मगर इसका कॉमर्शियली उपयोग हो सके और प्रजा के हित में हो,
सार्वजनिक डोमेन यानी कि पब्लिक डोमेन में यह चीज़ें आ सके, नई जो आविष्कारी चीज़ें हैं वो, और इसका लाभ पूरे समाज को मिले। तो ये मूलभूत उद्देश्य के साथ पेटेंट एक्ट जो है वो लागू यहाँ होता है। Underlying objective of granting a patent is to ensure that the inventor gets the economic benefits and the user gets a social and economic benefits from the use of the invention, thus creating a balance of right and obligation between inventor and user। तो यहाँ बैलेंस क्रिएट करने का इस कानून का उद्देश्य है। बैलेंस क्रिएट इन द सेंस कि पेटेंटी जो है उसको आर्थिक जो है लाभ मिले अपने आविष्कार का, वहीं ऑन द अदर हैंड जो पब्लिक है उन्हें ऐसे ऐसे नए आविष्कारों का लाभ मिलता रहे, उनका जीवन बेहतर होता रहे। तो ये एक प्रकार का जो है संतुलित प्रोसेस है, बैलेंस्ड प्रोसेस है। फिर उसके बाद देखें तो पेटेंट ग्रांटेड टू एनीबडी डज नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी मेजर इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड शुड नॉट बी इन एनी वे हैम्पर पब्लिक इंटरेस्ट। यस, तो पेटेंट का जो है लागू होना या पेटेंट होना ये बात का सर्टिफिकेट नहीं देता कि भाई आप पब्लिक इंटरेस्ट में ना रहे या पब्लिक के हित की बात ना करें। अगर पब्लिक हित में है तो पेटेंट रहेंगे, अगर पब्लिक हित में नहीं है तो पेटेंट वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये रिजिड है कि भाई पेटेंट है तो जो है पब्लिक हित का भी ख्याल नहीं आएगा या ख्याल नहीं रखा जाएगा। पब्लिक हित सर्वोच्च, फिर बाद में यह पेटेंट और ऐसी चीज़ें आती है। Also, patentee should not abuse the rights he has, and at the same time, the invention should be made available to the public at affordable price. Yes, patentee को अपने आविष्कार के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आविष्कार का दुरुपयोग करके जो है वे एबनॉर्मल जो प्रॉफिट्स है या एबनॉर्मल जो पैसे है वो नहीं जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रजा को काम लगना चाहिए, अपने आविष्कार ऐसे होने चाहिए, इस तरीके का उपयोग करना चाहिए। ये बात यहाँ इस कानून के द्वारा सुनिश्चित की गई है। फिर 8वां भाग कहता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। आफ्टर 3 years फ्रॉम द ग्रांट ऑफ द पेटेंट, एनी पर्सन कैन अप्लाई फॉर द ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस ऑन अ पेटेंट द कंट्रोलर ऑन ग्राउंड्स दैट रीजनेबल रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पब्लिक हैव बीन नॉट फुलफिल्ड। यस, तो यहाँ कंपल्सरी लाइसेंसिंग यह प्रोसीजरल माहितियाँ हैं जो कि हमें एक बार गो थ्रू करनी होगी, जिसके तहत कहा गया है कि 3 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है इन केस अगर कोई भी जो है रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स जो पब्लिक हित की हो और वो फुलफिल ना हो रही हो। आफ्टर ग्रांटिंग पेटेंट्स टू एनी पेटेंटी, then the patent and invention is not available to the public interest at large at affordable price and it does not work in India. Yes, तो यहाँ अगर कोई भी ऐसा पेटेंटेड इन्वेंशन पहले तो राष्ट्र के हित में ना हो, पब्लिक को उपयोगी ना हो रहा हो, तो ऐसे में यहाँ उसका कंपल्सरी लाइसेंस किसी और व्यक्ति को मिल सकता है जो उसके लिए अप्लाई करे। द कंट्रोलर इफ सेटिस्फाइड विद द रीजंस एंड एप्लीकेशन में ग्रांट टू कंपल्सरी लाइसेंस ऑन द प्रोसीजर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 84। तो यहाँ कंट्रोलर के पास यह शक्ति निहित है कि वे ऐसे केस में जहाँ पेटेंट का उपयोग पब्लिक के लिए नहीं हो रहा है, पब्लिक के हित के लिए, राष्ट्र के या प्रजा के हित के लिए, और कंट्रोलर ऑफ पेटेंट अगर सेटिस्फाई हो जाए इस दलील से, तो ऐसे में वो कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं किसी भी पेटेंट आइटम का, पेटेंट प्रोसेस का। फिर 9वां जो है यहाँ भाग वो कहता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट्स, यानी कि पेटेंट लॉ का उल्लंघन। देखेंगे द एक्ट स्पेसिफाइज दैट फॉर एनी इन्फ्रिंजमेंट सूट द फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंस्टेंस इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड नॉट एनी अदर कोर्ट लोअर देन दैट एज पर सेक्शन 104 ऑफ द एक्ट। यस, कहा गया है कि कोई भी अगर पेटेंट संबंधी समस्या उत्पन्न हो तो निम्न कक्षा की जो कोर्ट रहेगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगी, इसके नीचे यह मामला लिया ही नहीं जा सकता, इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। जो लोअर मोस्ट कोर्ट विल बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द केस ऑफ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 104 ऑफ द एक्ट। When any process has been subject of any suit for infringement, then the burden of proof can be shifted on the defendant by the court. Yes, जो डिफेंड कर रहा है यहाँ, ठीक है, एक तो यहाँ पिटिशनर होगा और एक होगा रिस्पोंडेंट। तो आम केस में रिस्पोंडेंट जो होंगे वे ही डिफेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में कोर्ट जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ रेस्पोंडेंट के ऊपर रख सकती है। अगर कोई भी पेटेंटी पिटिशनर बन के आया कि भाई पर्टिकुलर व्यक्ति ने मेरे पेटेंट्स का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, गैरुपयोग किया या अवैध रूप से उपयोग किया, तो ऐसे में कोर्ट जो है वो इस व्यक्ति को
बोल सकती है कि भाई आप प्रूफ लाइए कि आपने इसका दुरुपयोग नहीं किया। ठीक है, तो ये सत्ता यहाँ कोर्ट के पास है इस कानून के तहत। द रिलीफ इन एन इन्फ्रिंजमेंट शूट कैन बी आइदर इंजेक्शन और डैमेजेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट। यस, रिलीफ जो है वो इस ऐसा केस में या तो इंजेक्शन हो सकती है या डैमेजेस हो सकती है, यानी कि जो कंपेंसेशन, जो नुकसान हुआ है किसी भी पेटेंटी को, अन्य पार्टीज है जिन्होंने पेटेंट लॉज का वायोलेशन किया है, तो वो उनको पे करने होंगे कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति या शेयरिंग प्रॉफिट्स। The court may also order to destroy infringed goods without any compensation to the defendant. Yes, कोर्ट यहाँ जो ऐसे पेटेंट के उपयोग करके अगर कोई वस्तु का निर्माण किया है तो ऐसे वस्तुओं का नाश करने का ऑर्डर भी दे सकती है, और उसमें डिफेंडेंट को, यानी कि जो वायोलेटर है पेटेंट लॉ का, उन्हें कोई क्षतिपूर्ति दी नहीं जाएगी। तो ये बात भी यहाँ ध्यान में लेनी है। फिर 10वां अध्याय इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के बारे में बात करता है। वो कहता है कि एनी नेशनल ऑफ ए कन्वेंशन कंट्री, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस जो है सभ्य राष्ट्र का, दैट इज द कंट्री विच इज द सिग्नेटरी टू एनी कन्वेंशन, विल बी गिवन द सेम प्रोटेक्शन ऑफ ए पेटेंट इन इंडिया विच इज अकॉर्डेड टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। यानी कोई भी व्यक्ति को भारत में पेटेंट कानून से जो रक्षा मिलती है वो कोई भी सभ्य कानून के पेटेंटी को रक्षा मिलेगी भारत में। इफ एनी कंट्री डज नॉट गिव एनी सिमिलर राइट्स of the citizen of India, then the nationals of that country will not be allowed to register their patent in India as per section 134. और अगर कोई देश ऐसा हो जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े स्ट्रिक्ट हो, लिबरल रिजाइम ना हो भारत जैसा, और ऐसे में अगर उनके पेटेंट्स का लाभ भारतवासियों को नहीं मिलता है, तो उनके पेटेंट की आप कह सकते हो कि जो एप्लीकेशन है वो भारत में यह कानून रोक देगा। This law will cease the application under section 134 of any national, as I mentioned prior. फिर यहाँ एक मेल बॉक्स फैसिलिटी करके है जो कि अपने आप में इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई है। देखिए क्या कहती है। मेल बॉक्स फैसिलिटी वॉज प्रोवाइडेड टू इन्वेंटर्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड टू ट्रिप, that is to allow product patent in India. During this period, any inventor who wants to apply for a patent office, and the office would allot a priority date to it, all such applications were opened in 2005 after the last amendment. यानी कि मेल बॉक्स फैसिलिटी जो थी वो ट्रिप्स के पहले थी, मगर जब से ट्रिप्स आया तब से यह मेल बॉक्स फैसिलिटी जो है वो आज जो है वो अदृश्य है, क्योंकि उसकी जगह ट्रिप्स ने ले ली है। मगर यह एक ऐसी फैसिलिटी थी जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने पेटेंट्स फाइल कर सकता है और भारत में ऑपरेट भी कर सकता था, मगर इट वॉज अ प्रायर ट्रिप्स रिजाइम। ठीक है, जब से ट्रिप्स आया तब से यह रिजाइम अपने आप में अदृश्य हो गया है। फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स की बारी है। मुख्य रूप से 3 अमेंडमेंट हुए, एक 1999 में, एक 2002 में और एक 2005 में। ऑल द अमेंडमेंट्स टू द पेटेंट एक्ट 1950 has been done to bring it in consonance with TRIPS agreement. लगभग सारे के सारे जो सुधार थे वे अपने आप में इस कानून को ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत हार्मोनियस बनाने के लिए, इन कॉन्सोनेंस के लिए बनाए जो है लाए गए थे तीनों के तीनों संशोधन। देखते हैं क्या ये संशोधन। सबसे प्रथम 1999 का मेल बॉक्स फैसिलिटी विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1995। तो ये सबसे प्रथम संशोधन था जो कि ट्रिप्स के पहले का था, और उसमें मेल बॉक्स फैसिलिटी जो है उसकी शुरुआत की गई थी। ऑल्सो दिस अमेंडमेंट प्रोवाइडेड प्रोविजंस फॉर एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स टू मेल बॉक्स एप्लीकेशन एज पर ट्रिप्स। तो यहाँ इस अमेंडमेंट ने एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स जो है वो भी दे दिए गए थे जिनके पास मेल बॉक्स फैसिलिटी थी अन्य पेटेंट्स के ऊपर, जब ट्रिप्स का जो है कोई अभी अस्तित्व नहीं था, मगर इट वॉज इन पाइपलाइन। फिर 2002 का अमेंडमेंट जिसने फेरफार की है और कहा गया है कि अमेंडमेंट मेड द टर्म ऑफ पेटेंट यूनिफॉर्म टू 20 ईयर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ इन्वेंशन। यस, इसकी जो समय मर्यादा थी उसे 20 वर्ष बनाया, इरिस्पेक्टिव ऑफ इन्वेंशन। आविष्कार चाहे कोई भी हो, शोध चाहे कोई भी हो, सबसे प्रथम बार में पेटेंट की जो मर्यादा है वो 20 वर्ष की रहेगी। फिर 2005 का अमेंडमेंट जो थोड़ा महत्वपूर्ण था, प्रोडक्ट पेटेंट वॉज अलाउड इन इंडिया। अब प्रोडक्ट पेटेंट की भी यहाँ शुरुआत हो गई। प्रोडक्ट पेटेंट रिजाइम भारत में शुरू हुआ 2005 के संशोधन से। यह कानून में ये हमें याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अन्यथा पहले मात्र और मात्र नए नए आविष्कार, नई नई प्रोसेसेस, मैकेनिज्म्स के ही पेटेंट हो सकते थे।
फिर दूसरा बिंदु, इन्वेंटिव स्टेप्स एंड क्राइटेरिया फॉर पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर बैंड प्रोसेस, यानी कि सब्जेक्ट मैटर बैंड प्रोसेस की बात की गई कि भाई अगर कोई भी आविष्कार में नवीनतम तत्व नहीं है तो यहां उससे पेटेंट नहीं मिल सकता। वो 2005 के इस संशोधन ने बताया, और ये भी बताया कि क्राइटेरिया फॉर पेटेंटेबल, जो पेटेंटेबल सब्जेक्ट है उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो हमने प्रायर इसी लेक्चर में देखा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यह कानून 3 बार संशोधित होकर आज के रूप में हमारे सामने मौजूद है। अब बारी है इसके कुछ आलोचनात्मक बिंदु एवं इसके महत्व की। सबसे प्रथम शुरू करेंगे, यहाँ आलोचना से 3 बिंदु दिए गए हैं। प्रथम बिंदु कहता है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस फॉर फाइलिंग सिस्टम इज अ मेजर प्रॉब्लम। यस, यानी कि इस कानून की जो प्रावधान है जिसके तहत एप्लीकेशंस की प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है इत्यादि, उसका अनुकरण जो है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये एक प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी है इस कानून की, इसकी पहली आलोचना है। दूसरी, इंडियन पेटेंट प्रोसेस इज अ ह्यूज बैकलॉग ऑफ केस विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे। भारत की जो पेटेंट प्रोसेस है उसके पास मामले ही इतने हैं और उसमें दिन प्रतिदिन जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो अपने आप में यहाँ ये एक सिस्टम पैरालिसिस की संभावना है, सिस्टम पैरालिसिस का दृश्य जो है वो यहाँ आप कह सकते हो कि उत्पन्न हो गया है। तो ये इसकी दूसरी आलोचना है। तीसरे बिंदु में कहा गया है, इंडियन सोसाइटी मेनली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सर्विस, देयरफॉर प्रोविजन शुड बी मेड इन द एक्ट टू एनकरेज इन्वेंटिव सेटअप अमंग जनरल पब्लिक। यस, तो यहाँ भारत का अगर सामाजिक मानस देखें तो यहाँ इट इज मोर लिंक्ड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग सर्विस, जैसे यहाँ बताया गया है, देयरफॉर प्रोविजन शुड बी मेड इन एक्ट टू एनकरेज इन्वेंटिव स्टेप अमंग जनरल पब्लिक। तो इसीलिए भारत में आविष्कार की इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सामान्य प्रजा में जागृति लाना समय की मांग है, जो इस कानून के द्वारा नहीं किया जा सकता। कानून मात्र और मात्र पेटेंट कैसे प्राप्त किया जा सके, इसका एप्लीकेशन, पंजीकरण, इन्फ्रिंजमेंट इत्यादि चीजों के साथ ही वो डील करता है, मगर हाउ टू एनकरेज जनरल पब्लिक मोर एंड मोर फॉर मेकिंग न्यू इनोवेशंस, ये बात यहाँ चर्चित नहीं है। ये इसकी तीसरी आलोचना है। ये बात रही आलोचना की। महत्व की बात करें तो यहाँ 2 बिंदु है। सबसे प्रथम, पेटेंट एक्ट 1970 बिफोर 2005 अमेंडेड वाज बून फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। यस, तो 2005 के पहले का जो पेटेंट एक्ट 1970 था वो अपने आप में भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बून समान था, क्योंकि यहाँ जैसे हमने देखा कि 2005 से अलग अलग प्रोसेस के लिए, एक ही चीज बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस के लिए पेटेंट खत्म हो गया, मगर प्रायर टू 2002 इट वाज देयर। तो हम लोग अलग प्रोसेस से एक नई पेटेंट जो है क्रिएट करके दवाइयाँ बनाते थे, जो भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी कि भारतीय औषध उद्योग के लिए बहुत ही अच्छा था। ये इसका पहला महत्व है, और इससे भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो फली फूली भी बहुत ही मात्रा में। दूसरा बिंदु, नाउ इंडियन इन्वेंटर्स आई एम सॉरी फील मोर प्रोटेक्टेड ड्यू टू दिस लॉ। आज की बात करें तो भारत के जो आविष्कारी है, हालांकि थोड़े ही है, कम है, जिसको बढ़ाने हैं, मगर वो कम जो आविष्कारी है वो आज एक रक्षात्मक जो वातावरण है उसका अनुभव करते हैं, क्योंकि यह कानून आज कार्यान्वयन है और उनको लग रहा है कि यह कानून उनके आविष्कारों को, उनके विचारों को बचाएगा, उनकी रक्षा करेगा। तो यह सारी चीज़ें जो है वो यहाँ इसके महत्व में है। तो आज इस 80वें उपाख्यान के तहत हमने पूरा का पूरा जो पेटेंट कानून है उसको देखा। बहुत ही व्यापक कानून है और हमने उस व्यापक कानून को एक होलिस्टिक अप्रोच से आपके सामने रखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही आप growthmodeeducation.com हमारी वेबसाइट है, जिसके ऊपर आपको प्रतिस्पर्धा परीक्षा संबंधी रिसोर्सेस प्राप्त हो सकते हैं। आप आज ही विजिट कीजिए। यहाँ ये सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग है, आप वहाँ से आपकी नोट्स बना सकते हैं एवं यूट्यूब की अपडेट्स भी ले सकते हैं और अन्य काफ़ी सारी चीज़ें यानी कि काफ़ी सारी रिसोर्सेज भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम इंस्टाग्राम पर मौजूद है, आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं, प्लस फेसबुक के हमारा पेज है, आप वहाँ भी हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू फॉलो हमारी यूट्यूब चैनल, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे जो प्रतिस्पर्धा संबंधी तैयारी करने वाले जो छात्र है, जो सीरियस छात्र है, उन तक हमारी पहुंच हो और उनकी तैयारी में हम मददरूप साबित हो। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।